हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9th में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, जिसको इंग्लिश में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड हिस्ट्री में और ख़ासकर मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि जो ये क्रांति थी, इस क्रांति के कारण ये फ्रांस जो है यूरोप की कंट्री है, ठीक है? वेस्टर्न यूरोप में आती है। तो फ्रांस के बारे में ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, ठीक। इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा हुआ कि फ्रांस फ्रांस में अगर जो कुछ भी होता है यूरोप में या आज तक जो हुआ है उसका इम्पैक्ट खासकर यूरोप में और सामान्यतः पूरे विश्व पर पड़ा है, ठीक है। तो फ्रांस में एक क्रांति होती है 1789 में। तो इसी क्रांति के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में दिया गया है और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है, लेकिन ये समझना भी इसको कठिन है, ठीक है। वीडियो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मैं लगभग 5 से 6 वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसके बजाय कि आप जल्दी-जल्दी चैप्टर को ख़त्म कर दीजिए, वो मुझको नहीं पसंद है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप समझते हैं और आप अगर समझाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ में समय लगेगा। तो आप हमें 5 से 6 वीडियोज़ का समय दें और आपको हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और वो भी एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में। आपको इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। तो 1789 की सुबह थी और पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, ठीक है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय किया, ठीक है। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो है, ये जो हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के इसके ये तो चैप्टर का नाम हो गया, और ये जो है इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या बात बताई जा रही है कि 1789 को पेरिस में बहुत ही ज़्यादा हलचल थी, लोग बहुत घबराए हुए थे। उनको ऐसा पता चला, पता नहीं कैसे उनको पता चला कि एक अफ़वाह उड़ी थी कि जो राजा है, ठीक है, लुईस 16वाँ, तो उसने आदेश दिया है शहर में घुसने के लिए और लोगों को मारने के लिए, ठीक है। तो लोग जो है इससे घबरा जाते हैं और वो अपनी खुद की सेना बनाते हैं, जिसको उन्होंने जनसेना नाम दिया, ठीक है। और ये कुछ 7,000 थे, मतलब आदमी और औरतें सब मिला के कुछ 7,000 लोग थे जो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। बिल्डिंग का नाम है, एक जगह का नाम है, ठीक। वहाँ उन लोगों ने अपनी एक सेना का गठन किया, यानी राजा के खिलाफ लड़ने के लिए। वो ऐसा कर पाएँ, मतलब वो राजा की सेना से लड़ पाएँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जन सेना बनाई। वो राजा की सेना से लड़ पाएँ, इसलिए उनको हथियारों की ज़रूरत थी। तो वो हथियार को खोजने के चक्कर में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, उसमें वो घुस गए और उनको तोड़ने लगे, और उसमें से जो कुछ भी उन्हें मिला, जिससे वो राजा से लड़ सकते थे, राजा की सेना से लड़ सकते थे, उनको लेने की कोशिश उन्होंने की, और ख़ासकर अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि हम आप राजा से कि हम आपसे गुस्सा हैं, हम ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी सेना को नहीं भेजना चाहिए हम लोगों को मारने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा राजा को दिखाने के लिए भी उन लोगों ने कई सारी सरकारी जो भवन थे उनको तोड़ डाला, और जो हथियार थे उनको भी खोजने की कोशिश की, ठीक है। आगे देखते हैं। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, ठीक है। तो कई सारे सैकड़ों लोग थे, वो जो पेरिस था उसके पूर्वी भाग की ओर चल पड़े। मान लीजिए पेरिस है, ठीक है, तो यहाँ इसका पूर्वी भाग ही होगा, तो यहाँ पे पेरिस के पूर्वी भाग में, ठीक है, और चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो बास्तील है वो एक किला टाइप में है, मतलब किला ही है, लेकिन वहाँ पे जो है पहले ये किला हुआ करता था, लेकिन अब इसको राजा ने जेल बना दिया है। यहाँ पे कैदियों को डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये लोग आए जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इनको पता था कि ये एक जेल है, तो यहाँ पे गोला बारूद मिलने की संभावना है, तो यहाँ पे ये लोग आए। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी,
अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो कुछ जो 7,000 लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि उस बास्तील का जो कमांडर था, यानी उस बास्तील का आगे जो मतलब उसकी जो रखवाली करता था, यानी जैसे उसकी प्रोटेक्शन करता था, तो उसको इन लोगों ने मार डाला, ठीक है। और उसमें जो जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा लिया। अब वो बात अलग है कि उसमें कैदी केवल 7 ही थे, ठीक है। आगे देखते हैं। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। देखिए, हमने अभी आपको बताया ना कि वो शस्त्र को खोजने के चक्कर में भी जो है जो सरकारी भवन थे, ठीक है, उनको तोड़ा। और मैंने ये भी आपको बताया कि वो अपना गुस्सा भी प्रकट करना चाहते थे, राजा को दिखाना चाहते थे कि हम आपसे गुस्सा हैं, ठीक है। और गुस्सा उनकी निरंकुश शक्तियों से भी था, क्योंकि देखिए जो फ्रांस था तो 1789 के पहले, ठीक है, वहाँ पे राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र। तो राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा होता है, यानी पहले तो ये होता है राजतंत्र में कि जो राजा होता है वो हेरिडेटरी होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, कोई और नहीं बन सकता। भले ही राजा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो राजा है, ठीक है। अगर कोई राजा है, उसका बेटा है तो वो राजा बनेगा, अगर बेटी है तो वो रानी बन जाएगी, ठीक है। ये होता है राजतंत्र। और इसमें ये होता है कि इसमें राजा की शक्तियों पर कोई भी दबाव नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता। राजा अपनी मनचाहे कुछ भी कानून निकाल दे या कुछ भी करना चाहे वो कर सकता था, ठीक है। तो उन ऐसी जो मतलब इन शक्तियों को बोलते हैं निरंकुश शक्तियाँ, क्योंकि इन पर रोक टोक कोई नहीं थी, ठीक है। तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण, यानी यहाँ पे जो राजा था वो लोगों को कैद कर देता था, जेल थी ना ये, तो यहाँ पे बंद कर देता था। तो कोई कारण हो या ना हो, क्योंकि हमने बताया ना कि राजतंत्र में यही होता है, और जो फ्रांस में 1789 के पहले था। तो इसलिए भी जो है लोग गुस्सा थे, और बास्तील को इस तोड़ने के पीछे इसका भी एक कारण था। कौन सा? राजा की निरंकुश शक्तियाँ, ठीक है। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। तो क्या हुआ, लोगों ने उस किले को तोड़ डाला, इसको बास्तील को, और उसमें जैसे जो ईंटें पत्थर ये जो निकला ना, उसको उन्होंने बाजार में बेच दिया। क्यों बेच दिया, और लोगों ने आखिर ख़रीदा क्यों? इतना पुराना बास्तील मतलब किला था, जेल थी, और कौन ख़रीदना चाहेगा? तो ख़रीदेंगे क्यों? देखिए, लोग जो थे, ऐसे लोग जो चाहते थे कि ये जो इवेंट हुआ है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में जो इवेंट हुआ है इसको आगे चलकर हम जैसे कोई अगर हम लोगों को याद रहे कि एक ऐसा इवेंट हमारे देश में हुआ था, ठीक है, और ये बास्तील तोड़ी गई थी, तो ऐसा याद रखने के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को खरीद लिया, इन चीज़ों को, ठीक है। और इन जो 7,000 लोगों थे इन लोगों ने उसको बेच दिया, जितना बेच सकते थे, ठीक है। और बाकी जो गोला बारूद था उसमें वो उन्होंने ले लिया। अब आगे देखते हैं। इस घटना के बाद कई दिन तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। देहाती यानी ग्रामीण क्षेत्रों, गाँव के इलाके, ठीक है। तो ये जब घटना हुई बास्तील तोड़े जाने की, ठीक है, इसके बाद कई मतलब फ्रांस में मतलब पेरिस उसकी राजधानी और देश के कई सारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे संघर्ष में यानी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुई। अधिकांश जनता पाव रोटी की महँगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी मतलब आपको ही पता होगा, तो उसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। इसके पीछे भी एक कारण था, आगे हम लोग देखेंगे। ये तो एक फ्लैशबैक है, जैसे कोई भी मूवी हम देखते हैं ना, तो सबसे पहले उस मूवी का एक फ्लैशबैक देते हैं कि इस मूवी में मेन जो चीज़ है, मतलब आपको जो स्ट्राइक करेगी, मतलब आपको जो अच्छी लगेगी सीन, आप जिससे इस मूवी को देखना पसंद करेंगे, तो ये फ्लैशबैक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कहानी तो अभी इसके बाद जो हेडिंग आएगी ना उसकी वहाँ से शुरू होगी। तो क्या हुआ, अधिकांश जनता पाव रोटी की महँगी कीमतों का विरोध कर रही थी, ठीक है। इसका कारण आगे पढ़ेंगे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। अब आपको ये लाइन पता नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं, लेकिन ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए, इतिहासकारों ने ये जो घटना हुई बास्तील तोड़े जाने की, अब जैसे कोई आम आदमी होगा तो ऐसे बोल देगा, ठीक है, जो फ्रांस का नहीं होगा, किसी दूसरे देश का होगा, कि अरे चलो लोग गुस्सा थे तोड़ दिया। लेकिन ये बास्तील जैसे कोई भी अपने देश के राजा का विरोध इतनी आसानी से नहीं करता और इतनी अचानक नहीं करता। उसके पीछे एक लंबी घटनाओं की श्रृंखला होती है, कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कारण नहीं था इसको तोड़े जाने का, ठीक है। मैंने निरंकुश राजा की निरंकुश शक्तियाँ बता दिया, ठीक है, और एक अफवाह उड़ी थी, 2 कारण बता दी, लेकिन बहुत सारे इसके कारण थे। 1789 में ये जो
14 जुलाई 1789 को ये जो इवेंट हुआ, ये तो इवेंट होने में कितना समय लगा होगा? 1 दिन, ठीक है, 1 दिन में हो गया। लेकिन ये 1 दिन का इवेंट होने में, बास्तिल को तोड़े जाने में, इसके पीछे कितना लंबा प्रोसेस चला, उसको इतिहासकारों ने बताया है कि ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस था, बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। कई साल पहले से ये लोगों के अंदर गुस्सा भर रहा था राजा के प्रति, ठीक है। तो ये उसका एक आप कह सकते हैं नतीजा था। आगे क्या कहते हैं, हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ठीक है भाई। आप देखिए, यहाँ से आपका जो है चैप्टर मेन स्टार्ट होता है, ठीक है। वो था आपका फ्लैशबैक, मेन स्टोरी आपकी यहाँ से शुरू होती है। तो पहली हेडिंग क्या है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। आपको हेडिंग समझ में आई? कुछ लोगों को नहीं आई होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 18वीं सदी और यहाँ पे लिखा है उत्तरार्ध। पहले देखो, समाज में जैसे हम किसी भी देश में या किसी भी समाज में अगर कुछ होता है, कोई घटना होती है, ठीक है, ऐतिहासिक घटना होती है, तो हम घटना हुई तो घटना होने में लोगों का हाथ होगा। तो पहले तो हम पढ़ते हैं ना कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। तो यहाँ पे फ्रांस में लोग कैसे रह रहे थे, ठीक है, समाज का एक स्ट्रक्चर कैसा था, उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो 18वीं सदी किसे बोलते हैं? तो देखिए, 18वीं सदी होता है 1700 से 1800 ईस्वी, ठीक है। 1700 से 1800 ईस्वी को 18वीं सदी बोलते हैं। देखो, जो भी बोले, जहाँ पे जो भी संख्या लिखूँ 18वीं, तो मतलब 1800 तक और पीछे के 100 साल यानी 1700 से, ठीक है। मैंने बोला जैसे 19वीं सदी, तो इसका मतलब 1900 तक, लेकिन कब से? 1800 से, ठीक है। अभी जैसे हम पूछें कि अभी कौन सी सदी चल रही है, तो आप क्या बताएंगे? 20वीं, 21वीं कि 22वीं? 2021 चल रहा है ना? 2021 चल रहा है कि नहीं? यानी 2000 के बाद। और ये कहाँ ख़त्म होगा? 2100 यानी 2100 पर। यानी हमारी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चलेगी तभी तो 2100, और कब से? 2000 से, है ना। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है? उत्तरार्ध, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध। तो 18वीं सदी कितनी होती है? 18वीं सदी होती है 1700 से 1800, और उत्तरार्ध मतलब उत्तर का मतलब बाद का, उत्तर मतलब होता है बाद का, अर्ध मतलब आधा। तो 1700 से 1800 होगी 18वीं सदी, और इसका उत्तरार्ध कितना होगा? 1750 से 1800 ईस्वी, ठीक है। ये है, हो गया इसका उत्तरार्ध, यानी लास्ट के 50 साल। तो इस पीरियड में फ्रांस का समाज कैसा था, मतलब फ्रांस में लोग कैसे रह रहे थे, उनकी क्या दशा थी। पहली तो मेन बात है इसे जानना, ठीक है। एनसीईआरटी किताब बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम कब से कब तक का पढ़ने जा रहे हैं? 1750 से 1800 तक के बीच का पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, 1789 में। देख रहे हैं, मतलब 1750 से 1800 के बीच ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पूरी स्टोरी, पूरा चैप्टर है इतने में ही। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। सन 1774 में बूर्बों राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। अब देखिए, हम यहाँ पे हम लिख देते हैं 1750 से 1800 के बीच में 18वीं सदी का उत्तरार्ध चलेगा, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसी पीरियड के बीच में सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां, 1774 में जो है लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा, यानी 1750 से 1800 के बीच में ये आएगा ना ये। तो 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा या आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। समझ रहे हैं आप? उसकी उस समय उम्र केवल 20 साल थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ है, ठीक है। अब इसकी उम्र केवल 20 साल की थी। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, और इसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से शादी की, विवाह किया। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न आपके बन सकते थे, तो मैंने आपको तीनों बता दिए। और ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसको और किसी तरीके से आप लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो राज्यारोहण के समय, राज्यारोहण मतलब राजा बनने समय, राजगद्दी पर बैठते समय उसने राजकोष खाली पाया मतलब कोई चुरा के नहीं ले गया। फ्रांस में, वैसे इसका कार्ड आगे दिया है तो अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बता देते हैं, ठीक है।
फिलहाल राजकोष खाली पाया, यानी किसी किन्हीं कारणवश जो है वहाँ धन मतलब फ्रांस में जो राजकोष था वो खाली हो गया था, धन इतना नहीं था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण, देखिए अब यहाँ पे कारण बताया जा रहा है ना कि जब वो राजा बना, राजगद्दी पर बैठा 1774 में 20 साल की उम्र में, ठीक है, तो उसने राजकोष खाली पाया। तो राजकोष उसने खाली क्यों पाया, उसके पीछे कारण क्या थे, उसको आप समझते हैं। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। देखो कारण एक, पहला कारण देखिए आप लोग, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वित्तीय मतलब धन संबंधी, यानी धन, ठीक है। युद्धों के कारण, अब प्रश्न उठता है किसके साथ युद्ध, वो भी आगे लिखा है। तो और दूसरी बात, ये युद्धों के कारण मतलब लुई 16वें ने युद्ध किया कि किसने किया, तो जाहिर सी बात है कि 20 साल की उम्र में वो राजा बना, यानी उसके पहले जो राजा हुए होंगे, यानी उसके पिता, क्योंकि वहाँ पे हेरिडिटरी था, ठीक है, आनुवांशिक क्रम था राजा बनने का। तो उसके पिता ही पिता जो थे उन्होंने ही किसी कंट्री के साथ युद्ध किया होगा, ठीक है। उसके चलते फ्रांस के संसाधन नष्ट हो चुके थे, वित्तीय संसाधन। और जब वो राजा बना, कौन, लुई 16वां, तो अब वो क्या देखता है कि यार धन तो हमारे पास है ही नहीं इतना, पूरा हमारा वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके हैं, तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो कार्य ये पहला है कि युद्धों के कारण, ठीक है। वर्साय, यानी इसको अंग्रेजी में वर्सियस बोलते हैं, हिंदी में वर्साय बोलते हैं, ठीक है। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शौनो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। देखिए पहला कारण युद्ध, आप लोग नोट करते जाइए, हम तो कहते हैं कि आप लोग कॉपी लेके बैठिए। पहला कारण क्या है, युद्ध, ठीक है, जो कि लुईस 15वें ने किया था, यानी लुईस 16वां, तो ये अब राजा बना है, इसके पहले लुईस 15वां था, ठीक है, लुईस 16वां का पिता, ठीक है। तो उसने युद्ध किया, ठीक है, आपके लिए जानकारी के लिए बता दें अभी कि ब्रिटेन के साथ उसने युद्ध किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहला कार्ड हो गया युद्ध का, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या था कि जो लुईस 16वां था ना, ये अपने महल में, राज दरबार में बहुत ही ज़्यादा शान शौकत, एकदम अमीर आदमी, समझ रहे, राजा था ना, तो बहुत ही ज़्यादा खर्च करता था, फिजूल खर्ची, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची। अपने देश के लोगों को भले पाव रोटी ना मिले, इतनी महंगाई हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इसको फिजूल खर्ची करने से मतलब बाज नहीं आता, ये फिजूल खर्ची कर रहा था। तो दूसरा कार्ड ये हो गया, लुईस 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों की शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। देखो ये तीसरा कारण, ठीक है, देखिए 3 कार्ड आपको मिल चुके हैं, तीसरा कार्ड समझते हैं। देखो लुईस 16वां जो था, लुईस 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी, ठीक है। तो देखिए अमेरिका जो था, यहाँ पे आपको हम डायग्राम के रूप में बता देते हैं। देखो जो ये अमेरिका था, ठीक है, तो अमेरिका के ये पूर्वी साइड में 13 कुछ राज्य थे, जैसे भारत में राज्य है ना, ऐसे वहाँ पे राज्य थे, राज्य मतलब आपको मतलब बता रहा हूँ कि उसका जो एरिया था, इतने क्षेत्र थे, कितने, 13 क्षेत्र, उसके अमेरिका के 13 क्षेत्र, ठीक है। तो उन 13 क्षेत्रों को ब्रिटेन जो है वो अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उपनिवेश किसे कहते हैं आप यही समझ लीजिए पहले, वैसे चलिए समझ लीजिए क्या है, आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बजाय कि चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए। ख़त्म होना चाहिए चैप्टर जल्दी, वो बात सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, ठीक है। तो समझ लेते हैं उपनिवेश किसे कहते हैं। तो देखिए जब कोई एक कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कंट्री है ए, ठीक है, ये कंट्री है, अगर ये कंट्री ए कंट्री है बी, अगर ए कंट्री बी कंट्री पर, ठीक है, बी कंट्री में जाती है, ठीक है, अब चाहे वो वहाँ लड़ाई करे, वहाँ लड़ाई करके थोड़ी सत्ता पा ले, या बिना लड़ाई करे सत्ता पा ले, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है कंट्रोल कर ले, इस कंट्री को कंट्रोल कर ले। ये जो दूसरा है देश बी, इसको अपने नियंत्रण में कर ले, कौन, जो ये देश ए है, ठीक है। और इस जो का देश बी है, यहाँ के जितने भी वित्तीय संसाधन है, यानी धन संबंधी, यानी आप समझ लीजिए आर्थिक रूप से, अगर ये देश ए देश बी को आर्थिक रूप से या किसी भी मतलब सामाजिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी तरह से अगर इस कंट्री को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, एक्सप्लॉइट मतलब बर्बाद करता है, और वहाँ से सारे धन संसाधन अपने देश को ले जाता है, और और यहाँ के सारे धन संसाधन अपने देश को ले जाता है, ठीक है, और यहाँ के लोगों से काम करवाता है, वो भी फ्री में। यानी
यानी कुल मिलाकर ये जो देश ए है, ये देश बी को आर्थिक रूप से बहुत ही क्षति पहुंचाता है, धन संबंधी, समझ रहे हैं। अब ये क्षति जो है आर्थिक रूप से कई तरीके से पहुंचाई जा सकती है, जैसा कि ब्रिटेन ने भारत को पहुंचाई थी, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा अब नहीं डिटेल में करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ना कि उपनिवेश किसे कहते हैं, ठीक है। इसको देखो, उपनिवेश इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉलोनी, ठीक है। और कॉलोनी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कोलोनियलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद। तो ये हमने आपको बता दिया कि उपनिवेश किसे कहते हैं। तो अमेरिका के जो पूर्वी इलाके में जो 13 मतलब क्षेत्र थे, उनको ब्रिटेन ने, यहाँ पे मान लीजिए ब्रिटेन है, तो यहाँ पे मान लीजिए ब्रिटेन है, तो ये जो है इसके 13 क्षेत्रों को कॉलोनी बनाया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांस है, और इसके बीच में सब ये पानी पानी है, ठीक है, वाटर है, ओशियन है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रांस, ये है ब्रिटेन, और ये है अमेरिका, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है या अमेरिका के इतने क्षेत्रों को कॉलोनी बनाया हुआ था, अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। और फ्रांस और ब्रिटेन की भी दुश्मनी चल रही थी। तो भाई अगर जैसे जैसे तुम्हारा दुश्मन जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हारा दुश्मन है राहुल और मेरा भी दुश्मन राहुल है, तो हम दोनों का दुश्मन राहुल हुआ ना। और ये होता है, ये कहा जाता है, ये कहा नहीं जाता, ये होता ही है कि अगर हम दो लोगों का या 3 लोगों का, जितने भी लोगों का अगर शत्रु एक है, तो वो जो और लोग होते हैं ना, वो आपस में मित्र बन जाते हैं, है ना, ये कहा जाता है और ये होता भी है। तो जो अमेरिका था वो ब्रिटेन के साथ लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था अपनी कॉलोनी को छुड़वाने के लिए, ठीक है। और फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ लड़ाई कर रहा था, यानी अमेरिका और फ्रांस क्या बन गए, मित्र बन गए। अब जब ये दोनों मित्र बन गए तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका की मदद कर दी, समझ रहे हैं आप, अमेरिका की मदद कर दी अब उसकी 13 कॉलोनी को आज़ाद करवाने के लिए। और खुद कंगाल पड़े हैं, खुद के राजकोष में धन है नहीं, और अमेरिका की मदद करने चले हैं। तो ये एक और कारण है, ठीक है। तो हमने आपको अभी तक टोटल 3 कारण बता दिए हैं, ठीक है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। समझ रहे हैं, मैंने बोला ना कंगाल पहले से था, यानी खुद कर्ज दूसरे देश से लिया और फिर उस कर्ज को लेने के बाद अमेरिका की मदद की, ठीक है। और कर्ज दूसरे देश से लिया जब अमेरिका की मदद करने के लिए, उसके पहले से ही फ्रांस ने कई देशों से कर्ज ले रखा था, एक देश से लिया हो या कई देशों से लिया था, ठीक है। उसके ऊपर पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ था, लेकिन उसको अमेरिका की तो मदद करनी थी ना, तो वो अमेरिका की मदद कर देता है। तो अब 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज उसके ऊपर जुड़ गया, फ्रांस के ऊपर। लिब्रे क्या है, जैसे भारत में होता है रुपया, ठीक है, अमेरिका में जैसे कई जगह मतलब करेंसी होती है, जैसे डॉलर होती है, उसी तरह फ्रांस में उस टाइम पे लिब्रे था। अब शायद चेंज हो गया हो, लेकिन उस टाइम पे क्या था, लिब्रे था। तो 10 अरब लिब्रे, ठीक है, इतने का कर्ज उस फ्रांस के ऊपर चढ़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था, ठीक है। ये क्या 3 कारण हो गए, ठीक है। कारण आपको याद रखते चलना है कि कितने कारण हो रहे हैं। आगे देखते हैं, सरकार से कर्जदाता यानी जिन्होंने कर्ज दिया था फ्रांस को, फ्रांस के राजा को, वो अब 10% का ब्याज मांग करने लगे थे, यानी उस पर जितना पैसा दिया उसका 10% ब्याज। ये तो मैथ वाली बात होगी ना, मैथ में आप लोग पढ़ते हैं ना ब्याज, वो वही। तो 10% उसका ब्याज, ठीक है। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, ठीक है। यानी बजट यानी मतलब कोई भी जो देश है वो मतलब एक डिसाइड करती है कि हम इतने साल में हमारा बजट इतना है, यानी हम इतना खर्च करेंगे पैसा अपने देश में या विदेश में, मतलब हम इतना अपना पैसा खुद का कंट्री का पैसा इतना खर्च करेंगे, वो बजट होता है। तो उसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है वो फ्रांस का राजा है वो सिर्फ कर्ज चुकाने में ही उड़ा देता था, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव। हाँ, एक और बात बता दूं, ये चौथा कारण था, ये जो कर्जदाता 10% की ब्याज का मांग कर रहे थे ना, ये चौथा कारण था, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे क्या है, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था,
समझ रहे हैं आप। जैसे अब इतना तो फ्रांस के ऊपर इतना कर्ज था, ठीक है, उसके ऊपर से कर्जदाता 10% का ब्याज की मांग कर रहे थे, जिसको चुकाने के लिए सरकार का बजट जो था, मतलब कंट्री का जो बजट था उसका बहुत सारा बड़ा हिस्सा वो उसको कर्ज को चुकाने में सरकार खर्च कर रही थी। लेकिन यार किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ना सिर्फ एक ही चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती है। जैसे उसको चलाने के लिए सेना की रखरखाव की भी जरूरत होती है, राज दरबार की मेंटेनेंस भी रहती है, सरकारी कार्यालय जो होते हैं उनको भी देखना होता है, विश्वविद्यालय जो सरकारी चल रहे हैं उनको भी चलाने के लिए, मतलब किसी भी देश को जैसे सरकारी संस्थाएं जितनी भी होती हैं उनको उनके लिए, जैसे कहीं पे ब्रिज बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं पे मतलब गांव बन रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो सरकार का बहुत सारा पैसा बजट का जो है उसमें चला जाता है। लेकिन उस बजट का तो बहुत सारा हिस्सा तो वो कर्ज चुकाने में खर्च कर रही थी। तो अब फ्रांस को कुछ करना था, यानी अब लुई 16 कुछ करेगा इस समस्या से निपटने के लिए। तो उसने क्या किया, करों में वृद्धि कर दी। करों में वृद्धि, करों मतलब टैक्स, जो हम लोग टैक्स देते हैं, जैसे हम लोग अपने गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसी तरह वहाँ भी टैक्स था। तो टैक्स उसने बढ़ा दिया, लेकिन टैक्स बढ़ाना भी नाकाफ़ी था। इतनी कंगाली में जा चुका था फ्रांस के टैक्स राजा के बढ़ाने के बावजूद भी कंट्री जो है वो अपना खर्चा नहीं चला पा रही थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। अब देख लीजिए, कंट्री जो है वो आर्थिक स्थिति से संघर्ष कर रही है और ये समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि समाज को 3 स्टेट में बांट दिया गया है। 3 स्टेट मतलब 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसमें से जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जिसमें से केवल तीसरे ग्रुप वाले लोगों से ही कर लिया जाता था। अच्छा, आप जैसे आप राजा होते तो आप क्या करते? आप तीनों ग्रुप से टैक्स लेते, क्योंकि कंट्री आर्थिक स्थिति से जूझ रही है। और ना भी जूझ रही होती तो ये कौन सा तरीका है कि आप एक ग्रुप से टैक्स लें और 2 ग्रुप से टैक्स ना लें। अरे ये समाज फ्रांस का बहुत जो संरचना थी फ्रांस की समाज की वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही निंदनीय थी, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे। देखो ये टेबल दिया हुआ है ना, ये टेबल दिया हुआ है, ये प्रथम स्टेट, ये द्वितीय स्टेट और ये इतने सारे लोग तृतीय स्टेट में आते थे। प्रथम स्टेट में यानी प्रथम ग्रुप में पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, ठीक है, और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए इन सभी शब्दों का अर्थ। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, पादरी वर्ग किसे कहते हैं? जैसे भारत में होते हैं पंडित, पुजारी जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, ऐसे वो तो फ्रांस में या क्रिश्चियन में, ईसाइयों में उसको पादरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया इनका अकेले का ग्रुप, जो कि पहला ग्रुप था, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। और दूसरा था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन आता था? कुलीन वर्ग में सिर्फ राजा और राजा के मंत्री ये आते थे कुलीन वर्ग में, ठीक है, समझ में आ गया? कुलीन मतलब धनी, जिनके पास पैसा कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। और तीसरे, अब देखो पहले में आ गए पंडित पुजारी यानी पादरी लोग, ठीक है, दूसरे में आ गए कुलीन लोग यानी राजा और मंत्री। अब बताओ तीसरे में कौन आएगा? जाहिर सी बात है इन दोनों को छोड़ दो, पूरे देश में जितने लोग बचे वो सारे आ जाएंगे तीसरे स्टेट में, तृतीय स्टेट में। अब देखो पहला स्टेट धनी, दूसरा स्टेट धनी यानी खूब पैसा है, और तीसरा स्टेट में धनी भी हैं और निर्धन भी हैं। धनी कैसे? देखो बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी हैं और वकील हैं। इसके अलावा किसान हैं और कारीगर हैं, और इसके अलावा छोटे किसान भी हैं, भूमिहीन मजदूर भी हैं और नौकर भी हैं, यानी गरीब और अमीर तृतीय स्टेट में दोनों हैं। और जो फ्रांस के समाज की संरचना थी उसमें केवल इन्हीं लोगों से कर लिया जाता था, ठीक है, और इन लोगों से कर नहीं लिया जाता था, और कर ना लिया जाता था ये हो गई एक बात। और दूसरी बात, इन लोगों को कई सारी सुविधाएं भी प्राप्त थी सरकार की तरफ से, सॉरी सरकार नहीं मतलब राजा की तरफ से। राजा इन लोगों को कई सारी सुविधाएं दिए हुए था, जन्मजात सुविधाएं, यानी जन्म से कि आप इस वर्ग में उत्पन्न हुए हैं तो आपको ये सुविधा जन्मजात मिलेगी, और इसके अलावा कई और सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये फ्रांस की जो समाज की संरचना थी बहुत ही निंदनीय थी, ठीक है, निंदा का पात्र बने हुए था। और लोगों में वही बता रहा हूँ ना, अभी जो इतिहासकारों ने क्या, तुमने हम लोग फ्लैशबैक में क्या देखा था, इतिहासकारों ने जो बास्तिल की जब तोड़ाई हुई उसको लोगों ने तोड़ डाला, तो इतिहासकारों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये घटना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया के बाद होने वाली घटना है, यानी इस घटना के पीछे कई कारण हैं। तो ये सब कारण ही चल रहे हैं। देखो 1774 में राजा बना है लुई 16, है ना,
और फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 में, और 1789 में ही 14 जुलाई 1789 में ही बास्तिल को लोगों ने तोड़ा है। यानी 1774 से 1789 के बीच बहुत कुछ हुआ, और उन इतनी सारी चीज़ें हुई कि कारणों को हम गिन नहीं सकते, कितने कारण थे बास्तिल को तोड़ने के पीछे और फ्रांस की क्रांति होने के पीछे। ठीक है, तो ये इतने सालों में आप सोच सकते हैं कितने कारण रहे होंगे जिनके कारण लोगों में गुस्सा था राजा के खिलाफ, समाज की संरचना के खिलाफ, असमानता के खिलाफ। जैसे करों में असमानता है और जन्मजात सुविधाएं उनको मिल रही हैं और तीसरे स्टेट के लोगों को नहीं मिल रही हैं। ये सारी अभी देखते हैं इन तीनों में कैसे समाज विभाजित था। ठीक है, तो तीसरे स्टेट के लोग कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाजों संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, अब यहाँ पे प्राचीन राजतंत्र क्या है, 1789 यानी फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्रांति होने के पहले का जो समाज था, यानी फ्रांस का समाज था, उसमें जो तंत्र था, ठीक है, सरकार राजा का जो तंत्र था उसको प्राचीन राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत में क्या है लोकतंत्र, वैसे वहाँ पे था राजतंत्र। अगर आप लोगों को जैसे ये लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, कई सारे शब्द हैं। ठीक है, इनका अगर आपको डिफरेंस पता करना है, मतलब जानना है और इनके बारे में जानना है, कोई डिफरेंस नहीं, इनको डिटेल में जानना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चित्र 2, ये देखिए, ये चित्र 2 है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। वर्ग व्यवस्था वही स्टेट यानी वर्ग। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब किसान किस में थे, तीसरे स्टेट में, तीसरे ग्रुप में, तीसरे वर्ग में। उन तीसरे ग्रुप में कई सारे लोग थे, उनमें जो किसान सिर्फ थे वो अकेले ही पूरे फ्रांस में जितने लोग रहते थे, जितनी आबादी थी, उनमें पूरी आबादी में केवल 90% किसान थे। यानी देख लीजिए कि जो फ्रांस है वो पूरी तरह से कृषि प्रधान देश था, किसान थे ना 90%। आप सोच सकते हैं भारत में लगभग 55 से 60% किसान हैं, मतलब किसान नहीं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो 55 से 60% है। लेकिन फ्रांस में केवल 90% किसान ही थे, खेती करते थे। आगे देखते हैं। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि फ्रांस में 90% किसान थे, फ्रांस में 90% किसान थे, लेकिन ये सारे लोग 90% जो लोग थे फ्रांस के, वो उनके पास खेती तो थी, खेत थे, लेकिन वो अपने खेतों के मालिक नहीं थे। क्यों नहीं थे, देखिए, लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तीसरे स्टेट के लोग भी थे। ठीक है, लगभग 60। अब जितने भी 90% लोगों के पास, मतलब मान लीजिए 100% ज़मीन है, 100%, तो 100% में से 60% ज़मीन जो है वो अपने, मतलब 60% ज़मीन के वो खुद मालिक नहीं थे, उनके मालिक थे कुलीन वर्ग के लोग, चर्च वर्ग के लोग, यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग, और तीसरे स्टेट के कुछ अमीर लोग। वो उन खेतों पर राज करते थे। यानी जो किसान थे वो तरीके से मजदूर थे, मजदूर आप समझ सकते हैं 90% में से। यानी केवल 30% किसानों के पास खुद की ज़मीन थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने बताया ना, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, भाई जन्मजात अधिकार। उनको प्रथम 2 स्टेट यानी कौन से, कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे जन्म से। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था, राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। अभी हमने पढ़ा सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग कर देते थे, ये हो गया पहला। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, कुछ और विशेषाधिकार थे। वो कौन से थे, वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। यानी एक तो राजा वसूल करता था पूरे, मतलब तीसरे स्टेट के लोगों से, और दूसरा जो है तीसरे स्टेट के लोगों से ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले भी तृतीय स्टेट वालों से कर वसूल करते थे, जिसका नाम था सामंती कर। ठीक है, सामंती कर। देख लीजिए आप किस तरह से, आप बताइए, आप कोई आपके ऊपर, मतलब जैसे आप तीसरे स्टेट के लोग हैं, वो भी आप किसान या मजदूर हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अपने आप को वहाँ रखिए, और आपके ऊपर ये जो अत्याचार किए जा रहे हैं राजा के द्वारा, वहाँ के प्रथम और द्वितीय स्टेट के द्वारा, ठीक है, आप कैसा महसूस करेंगे, आपके अंदर क्या गुस्सा नहीं आएगी, आप क्या विद्रोह करना नहीं चाहेंगे, आप क्रांति करना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। ठीक है, वो अपना गुस्सा भी प्रकट करेंगे, जैसे बास्तिल को तोड़ेंगे, मतलब उन लोगों ने बास्तिल तोड़ा, आप कुछ और ऐसा करेंगे जिससे
आपको लगेगा कि चलो हम ऐसा करेंगे तो राजा जो है, राजा पर कुछ प्रभाव पड़े, ठीक है, लेकिन राजा पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला था नहीं, वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कर से छूट थी, ठीक है। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती अधिकार भी प्राप्त है, जैसे किसानों से सामंती कर। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्य करने पर बाध्य थे, यानी मजबूर थे, करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, तो राजा और ये सब प्रथम और दूसरे स्टेट वाले लोग ऐसा करवा रहे थे उन लोगों से। आगे देखते हैं और भी क्या था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, जिसको धार्मिक कर, एक सामंती कर द्वितीय स्टेट वाले लोग लेते थे उसकी से किसानों से। इसके अलावा चर्च यानी प्रथम स्टेट के लोग ये भी एक टाइद नाम का कर लेते थे, ठीक है भाई, तीसरे स्टेट के लोगों से लेंगे, सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों से। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था, है जो मैंने बोला। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर, यानी ये जो सरकार को दे रहे थे, प्रत्यक्ष कर यानी जो सब देख रहे हूँ, ठीक है, प्रत्यक्ष है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, जो सरकार लेता, जैसे हम लोग भारत सरकार को देते हैं कर, है ना, वो प्रत्यक्ष कर है, वो कोई सामंती कर, धार्मिक कर नहीं है। और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे और कई सारे अप्रत्यक्ष कर, जैसे नमक पर, तंबाकू पर और रोज रोज उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर भी टैक्स लगे हुए थे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता से वहन करती थी। यानी कि अब जो फ्रांस कंगाल पड़ा था वो अपना खजाना यानी अपना वित्तीय संसाधन कैसे पूरा कर रहा था और पूरे देश का खर्चा कैसे चला रहा था, सिर्फ तीसरे वर्ग के, तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा कर लेकर। देख रहे हैं ना कितना, मतलब लोग तीसरे स्टेट के लोग गुस्सा ना होंगे तो बेचारे क्या करेंगे। गुस्सा होना उनकी मजबूरी है, क्रांति करना उनकी मजबूरी हो रही है और क्रांति वो करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये करों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। देखिए, एक था सामंती कर, एक क्या था, सामंती कर, जो दूसरे स्टेट के लोग लेते थे, किससे, तीसरे स्टेट के लोगों से, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा था, धार्मिक कर, ठीक है, दूसरा था धार्मिक कर, जो कि प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग के लोग तीसरे स्टेट के लोगों से लेते थे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक था प्रत्यक्ष कर, जो कि तीसरे स्टेट के लोगों से लिया जाता था सरकार के द्वारा, 3 कर हो गए। और एक चौथा कौन सा था, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, जो कि रोज के जैसे फ्रांस के लोग जैसे रोज उपयोग करते थे, तंबाकू हो गया, ठीक है, नमक हो गया, या और भी प्रोडक्ट जो हैं वो रोज यूज करते थे, उन पर कर, ठीक है। ये इतने कर लिए जा रहे थे सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा। देख रहे हैं आप, अब इनके नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाम जैसे धार्मिक कर को बोलते हैं टाइद, ठीक है, और प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं टाइल है, टाइल, प्रत्यक्ष कर को टाइल बोलते हैं, बाकी सामंती कर और अप्रत्यक्ष कर। चलिए अब आप लोगों को ये मैं समझा देता हूँ, ये डायग्राम बना हुआ है, मतलब आप इस डायग्राम को देख के आप भावुक हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लेकर आता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। यानी ये बेचारा ये गरीब किसान आता है, वो अनाज लाता है, देखिए अनाज है इसके पास, ठीक है, ये पैसे हैं, पैसा लाता है, फल लाता है, अनाज लाता है, अनाज दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए ये देखिए, अनाज लाता है, पैसा लाता है, फल लाता है, किसको, इस मोटू को देने के लिए। ये जो मोटू बैठा ना इसको मोटू बोला है यहाँ पे। गुस्सा हो रही है, मतलब गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे। तो ये लिए बैठा है, ये प्रथम या द्वितीय स्टेट का एक आदमी होगा, और उम्मीद ज़्यादा संभावना है कि ये द्वितीय स्टेट यानी मंत्री होगा कोई, ठीक है, ये द्वितीय स्टेट का होने की ज़्यादा संभावना है। इसमें क्या है, बताएं, हमको बताना है कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। देखो ये क्या है, कुलीन वर्ग, देखो हमने बोला ना ये द्वितीय स्टेट का कुलीन वर्ग, इसको मकड़े के रूप में चित्रित किया है और इसको जो है मक्खी के रूप में चित्रित किया है। देख रहे हैं आप, इसको, इसके ऊपर मकड़ी है, इसके ऊपर मक्खी है, इन दोनों के रूप में चित्रकार ने इनको चित्रित किया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना हमसे, चित्रकार की किस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, कुलीन वर्ग के व्यक्ति को मकड़े के रूप में और इस किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो वैसे आप लोगों को खुद आप सोच सकते हैं ये। तो देखिए ये जो मक्खी है यानी किसान, ठीक, और ये कुलीन वर्ग का आदमी है मकड़ी, ये क्या करेगा, मक्खी को पकड़ लेगा, ठीक है, और मक्खी को मार डालेगा,
इसका जो भी मतलब मार डालेगा, इसका दम निकाल देगा। और वही यहाँ पे वास्तविकता में यही हो ही रहा है ना। प्रथम द्वितीय स्टेट के जो भी लोग थे, राजा मंत्री और ये पंडित पुजारी, सब मिलके ये तीसरे स्टेट के लोगों को बहुत ही परेशान करते थे। यानी तीसरे स्टेट के लोग जिए चाहे मरें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपना स्वार्थ देखना है। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी, है ना। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ जाता है, ये किसान सोच रहा है। ये किसान जो बेचारा है ना, ये सोच रहा है शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। थोड़ा हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब कितना बचा है कवर करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत है। तो मैं आप लोगों को अब ये बता देता हूँ कि जीने का संघर्ष। ये इतना पढ़ाने के बाद हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है ना। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे का जो भी चैप्टर है वो कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जीने का संघर्ष। यानी हम लोग जीने में हम लोग क्या संघर्ष करते हैं, यानी फ्रांस के लोग जीने में क्या संघर्ष कर रहे थे। भाई संघर्ष तो कर ही रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, देखते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में, अब ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध के पहले की बात हो रही है, 1750 के पहले। ठीक है, पहले की क्या हुआ, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। ये देश है, ये फ्रांस देश है जिसकी संख्या 2.3 करोड़ थी 1715 में। और भारत की जनसंख्या 2024 में 140 करोड़ है। यहाँ पे देख लीजिए आप कंपैरिजन। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में, यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। उस समय बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। यानी 74 ईयर्स में कितनी जनसंख्या बढ़ी? 50 लाख। 74 साल में 50 लाख जनसंख्या बढ़ी फ्रांस की। और तब भी ये ज़्यादा थी। इतनी जनसंख्या की भी खाने की व्यवस्था सरकार यानी राजा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर इतनी हो गई 2.8 करोड़। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब दिक्कत क्या थी, जनसंख्या तो बढ़ गई। देखो जनसंख्या क्या हुई, बढ़ गई। जनसंख्या हम लिख भी देते हैं, चलिए लिखते नहीं बन रहा है। तो जनसंख्या क्या है, बढ़ गई। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ मैं डायग्राम। जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, लेकिन जो अनाज का उत्पादन था, ये मान लीजिए अनाज है कोई, ठीक है, इसका उत्पादन था वो क्या हुआ, नहीं हुआ, वो उतना ही रहा। और उल्टा उत्पादन कम हो गया। जैसे कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं ना, जैसे तेज़ बारिश हो गई या पत्थर गिर गए ना, तो ऐसे में फसलें बर्बाद भी हो जाती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, उत्पादन हुआ नहीं उतना, तो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। तो अब जब लोग बढ़ रहे हैं यानी खाने वालों की संख्या बढ़ रही है और खाना है कम, ठीक है, और बिना खाए तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, यानी इनको भोजन को यानी पाव रोटी को खरीदना मजबूरी होगी। तो जो बेचेंगे पाव रोटी को वो क्या करेंगे, कीमत बढ़ा देंगे, जाहिर सी बात है। नहीं समझ में आया? तो जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास है 5 किलो चावल, ठीक है, 5 किलो चावल है और उस इलाके में या मतलब हाँ उस इलाके में कहीं भी चावल नहीं है और लोग जो है चावल को बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी आपके पास आता है, बोलता है मुझे 1 किलो चावल दे दो, ठीक है, 5 किलो चावल दे दो। तो तुम क्या करोगे, 5 किलो चावल बोलोगे, एक फिक्स रेट बता दोगे, मान लो 5 किलो मेरे जो चावल है उसकी प्राइस है 250 रुपया, मान लीजिए आपने बोल दिया। ठीक है, फिर एक दूसरा आदमी आप आता है, बोलता है कि मुझे भी चावल चाहिए, मैं चावल मैं लेना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो तुम चावल बेच रहे हो, तुम क्या करोगे, बोलोगे डिमांड तो यार ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब अगर मैं पैसा बढ़ा दूँ, कीमत बढ़ा दूँ तब भी मेरा बिकेगा। तो तुम कहोगे कि चलो 300 रुपये में मैं दूंगा 5 किलो। फिर इतने में एक तीसरा आदमी वो आता है, वो बोलता है कि मुझे ही चावल चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे, डिमांड तो बढ़ती जा रही है, मतलब मैं पैसा भी बढ़ा सकता हूँ इसकी कीमत। तो ऐसे ऐसे करके आप कीमत जो है बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपके पास जो संसाधन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, चावल बहुत ही कम है। तो यही हुआ यहाँ पे। ठीक है, संख्या बढ़ी, ठीक है, देखो जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, उत्पादन कम हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ कि कीमतें बढ़ गई। और फ्रांस के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो पाव रोटी ही था। ठीक है, कीमतें बढ़ गई और अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, जिनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे हो रहा है, इसको पूरा एक आपस में संबंध है। देखो जनसंख्या बढ़ी, उत्पादन हुआ नहीं, उत्पादन नहीं हुआ, इसलिए पाव रोटी की कीमत बढ़ गई।
पावरोटी की कीमत बढ़ गई और जो मज़दूर थे उनकी जो सैलरी थी, जो जैसे मज़दूर जो काम करते थे फैक्ट्री में, उनके जो मालिक थे उन्होंने मज़दूरों की जो सैलरी थी वो बढ़ाया नहीं, उसको बढ़ाया नहीं, और कीमतें मार्केट में हर चीज़ की बढ़ चुकी थी, ठीक है। लेकिन मज़दूरी महंगाई की दर से अब नहीं बढ़ रही थी, मज़दूरी उतनी ही मिल रही थी जितनी पहले मिलती थी। फलस्वरूप इससे क्या हुआ, अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी अमीर और गरीब के बीच में बहुत फासला हो गया। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। एक तो पहले से पैदावार नहीं हो रही है, ऊपर से प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं उनके चलते जो जो फसल होती भी है वो भी नहीं हो पाती है। इससे क्या हुआ, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। इसे जीविका संकट, ये जीविका संकट ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। तो ये था जीने का संघर्ष फ्रांस के लोगों का। और मुख्यतः बात करें तो तीसरे स्टेट, क्योंकि इसका जो मुख्य असर पड़ेगा वो तीसरे स्टेट के लोगों के पास पड़ेगा, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, ठीक है, वो चीज़ों को खरीद नहीं सकते इतनी महंगी कीमतों पर, ठीक है। तो जीविका संकट क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा ना, तो ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, ठीक है। अनाम जिसका नाम मालूम ना उसे अनाम कहते हैं, तो हिंदी का हो गया टर्म शब्द। तो जीविका संकट यानी जैसे हमको हमारे जीवन को हमें ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारे पास वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो हमारी ज़िंदगी पर संकट आ जाता है, जिसे बोलते हैं जीविका संकट। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताई है, ठीक है, विस्तृत रूप से बताई है। अब आगे का जितना भी चैप्टर बचा हुआ है उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्पीड में मत देखें, इतनी ही स्लो पर देखें। इससे आप लोगों को पूरा एकदम चैप्टर समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।